हाय गाइस, कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज मैं वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर सबस्पेसेस, अफाइन सबस्पेसेस और अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, इन चार कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बाद में कवर किया है। और कहीं ना कहीं ये लाइंस, प्लेन्स, वेक्टर्स और जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है उन सबसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसको अब कवर कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं और मैं सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेसेस के बारे में बताता हूँ। तो वेक्टर स्पेसेस पे चलने से पहले सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि वेक्टर क्या होता था। वेक्टर एसेंशियली एक एरो होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है ना। अब वेक्टर्स जिस प्लेग्राउंड में एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एन डायमेंशनल स्पेस में, उसी को वेक्टर स्पेस कहते हैं। और उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर को फॉलो करता है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो एडिशन अराउंड वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिससे 8 सब प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। तो एसेंशियली आपके पास 8 प्रॉपर्टीज एक तरह से हो जाती हैं। वो 8 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 4 एडिशन की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, और 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। जो 4 एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर्स की, वो होती हैं एक तो कम्यूटेटिविटी, एक एसोसिएटिविटी, एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये एडिशन की, वेक्टर्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी को देखूं, तो इसका मतलब होता है कि दो वेक्टर्स अगर आपस में ऐड होते हैं तो किस ऑर्डर में ऐड होते हैं ये मायने नहीं रखता है। जैसे कि u प्लस वी अगर एक वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, तो u प्लस वी और v प्लस यू दोनों ही सेम वेक्टर देंगे एक वेक्टर स्पेस के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर, तीन वेक्टर्स का, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स अगर आप ऐड करें, तो किसी भी ऑर्डर में आप उनको ऐड करें, कैसे भी ऐड करें, वो हमेशा सेम ही वेक्टर मिलेगा आपको। तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू में आप u प्लस वी को पहले ऐड कर दें, या u प्लस वी प्लस डब्ल्यू में v प्लस डब्ल्यू को आप पहले ऐड कर दें और बाद में रिमेनिंग वेक्टर को ऐड करें, तो सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन। एडिशन की जैसे आपने रियल नंबर्स के केस में जो भी प्रॉपर्टीज देखी थी वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि एडिटिव आइडेंटिटी एक एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे जीरो वेक्टर होता है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिससे आप किसी भी वेक्टर को अगर ऐड करें तो आपको वो ओरिजिनल वेक्टर ही मिलेगा। और वो वेक्टर जो किसी भी वेक्टर से आप ऐड कर सकते हैं, उस वेक्टर को आप जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। एसेंशियली जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर यहीं से ही डिफाइन हो जाएगा। किसी भी वेक्टर को आप उससे माइनस कर दें तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है। इसी को आप दूसरी तरह से अगर लिखेंगे तो आपको क्या मिलता है? एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब कि एक वेक्टर अगर वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो हमेशा उसका एक नेगेटिव वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको आप ओरिजिनल वेक्टर से अगर ऐड करेंगे तो आपको जीरो वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो for every vector u there exists a minus u such that u plus minus u vector gives a zero vector. अब आ जाती हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चार प्रॉपर्टीज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चार प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की। इसमें आप क्या कर सकते हैं? एक आपने स्केलर लिया और दो वेक्टर्स को पहले ऐड कर दिया और फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया, वो सेम वेक्टर देगा जो वेक्टर आपको दूसरी तरह से मिले। वो दूसरी तरह क्या है कि आप इंडिविजुअली उस स्केलर को दोनों वेक्टर्स के साथ ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, और फिर उन रिजल्टिंग वेक्टर्स को ऐड कर दें, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा और जो ओरिजिनल रिजल्ट था ये दोनों सेम रहेंगे। इसमें क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन। मतलब कि वेक्टर एडिशन हुआ, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो एसेंशियली आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको क्या बोला जाता है।
पर फिर भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना तो आप इसको समझ सकते हैं कि इस वेक्टर एडिशन के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया अगर, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसको ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन। फिर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में, वो है कि आप दो स्केलर्स को आपस में ऐड कर दें और फिर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। वो भी सिमिलर होगा कि आप उन दोनों स्केलर्स को इंडिविजुअली उस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐड करें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी क्या होती है? अगेन इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टी इंटू टी यू वेक्टर। ठीक है, मतलब कि आपने दो स्केलर्स लिए, पहले एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दूसरे स्केलर को उस रिजल्टिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। वो सेम होगा उस वेक्टर के जो आपको मिलेगा जब आप दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और आखिरी प्रॉपर्टी आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने देखा है कि एडिटिव आइडेंटिटी विच इज जीरो वेक्टर वो एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगी? स्केलर वन, आप किसी भी वेक्टर को वन से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्टिंग वेक्टर वही मिल जाए। अब वेक्टर स्पेस में तो हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, एक है वेक्टर एडिशन और दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर सबस्पेस का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर सबस्पेस एसेंशियली क्या बोल रहा होता है कि एक सबसेट एग्जिस्ट करता है वेक्टर स्पेस के अंदर जो कि नॉन एम्प्टी होगा, और जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा लीनियर कॉम्बिनेशंस के अराउंड। लीनियर कॉम्बिनेशंस हमने पहले भी पढ़े हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन एसेंशियली क्या होता है कि आप लिनियरली स्केलर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड कर दीजिए तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस में कैसे अप्लाई होता है? इसी को वेक्टर सबस्पेस कैप्चर करता है। और एसेंशियली वेक्टर सबस्पेस ये चीज कैप्चर करता है कि linear combinations of any vectors should stay in the subspace। अगर linear combinations of vectors stay करें या एग्जिस्ट करें उसी स्पेस के अंदर तो वो वेक्टर सबस्पेस उससे बनता है। और इस प्रॉपर्टी को एसेंशियली आप क्लोजर की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस कैसे एग्जिस्ट करेगा एक वेक्टर स्पेस के अंदर, उसको देख लेते हैं। उससे एसेंशियली दो और प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि वेक्टर सबस्पेस एसेंशियली एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का। तो वेक्टर स्पेस का अगर वो सबसेट है मतलब कि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा ही करेगा। इसका मतलब हुआ कि जो 8 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी वेक्टर स्पेस की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं वेक्टर सबस्पेस के लिए भी। इसके अलावा दो और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं वेक्टर सबस्पेस को, और जैसे ही ये कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो वो सबसेट हो जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके पास दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है उन लोगों का जिन्होंने आम खाया है, दूसरा ग्रुप है ऐसे लोगों का जिन्होंने आम और तरबूज खाया है। तो जिन्होंने आम खाया है उसमें आम और तरबूज खाने वाले लोग भी आ जाएंगे। तो एसेंशियली आम खाने वाले लोग एक ज़्यादा बड़ा सेट हुआ और आम और तरबूज खाने वाले लोग एक उसका सबसेट हुआ। राइट, यहाँ पे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने तरबूज भी खाया है। राइट, तो एसेंशियली सेट की प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि एक सबसेट किसी लार्जर सेट का, जैसे यहाँ पे वेक्टर स्पेस मेरा बिगर सेट है और वेक्टर सबस्पेस मेरा
सबसेट है। तो वेक्टर सबस्पेस में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी जो कि इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगी। ये ऑल्दो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आम और तरबूज वाले खाने वाले लोगों का एग्जांपल दिया, तो आप समझने की कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो वेक्टर सबस्पेस की एसेंशियली 8 प्रॉपर्टीज ये, और 2 प्रॉपर्टीज जो मैं अभी और समझाऊंगा वो, ये सारी मिला के 10 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं वेक्टर सबस्पेस की। अब इसमें जो 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, जो क्लोजर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर 2 वेक्टर्स एक सबस्पेस में एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों का एडिशन भी उस सबस्पेस में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो essentially if we add any vectors x plus y the vector subspace then x plus y is in the subspace। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है, पर अभी मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तब आपको मैथमेटिकली ये कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप ज्यादा अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर x इन द सबस्पेस विद अ स्केलर c देन cx इज इन द सबस्पेस। तो एसेंशियली एक वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और वो वेक्टर अगर सबस्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो मल्टीप्लाइड एंटिटी सी एक्स भी उस सबस्पेस के अंदर एग्जिस्ट करेगी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और ये सबस्पेस के लिए एक तरह से आप देखें तो ये एक एडिशनल थर्ड प्रॉपर्टी भी हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग इसको थर्ड प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, पर एसेंशियली वो प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से निकल के आ रही है। तो आपको उसको अलग से लिखना है या इसमें ही मानना है वो आपके ऊपर है। पर क्योंकि सी कोई भी नंबर हो सकता है नंबर लाइन पे, इसलिए सी को मैं अगर 0 रख दूं, उसका मतलब क्या होगा कि 0 वेक्टर भी, अगर मैं सी को 0 रख दूं तो सी एक्स बार क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि 0 वेक्टर विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सबस्पेस। ये एक तरह से आप थर्ड प्रॉपर्टी मान लीजिए या 11th सॉरी प्रॉपर्टी मान लीजिए कि 0 वेक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट इन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से ही अफाइन सबस्पेस और वेक्टर सबस्पेस डिफरेंशिएट होंगे आगे चल के, आप ये देखें। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूं। पहले एग्जांपल में क्वेश्चन है कि आप वो सारे वेक्टर्स R2 के अंदर देखिए जिनके कंपोनेंट्स, R2 मतलब x और y एक्सिस है उसके पास, इनके कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स या तो पॉजिटिव है या 0 है। तो क्या ऐसे वेक्टर्स वेक्टर सबस्पेस बना रहे हैं? अब इसको अगर आप इमेजिन करेंगे तो वेक्टर्स मेरे कौन से हैं। मान लीजिए आपने Q से डिफाइन किया वेक्टर को, तो आपके वेक्टर हैं, हम उसको वेक्टर को कुछ इस तरह से लिखेंगे। राइट, मतलब कि कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है, ये वेक्टर, ये जो भी स्पेस है, ये सारे वेक्टर्स जिसमें जो R2 में है और के एक्स वाई कॉम्पोनेंट 0 से प्लस इन्फिनिटी, वहां जहां पे 0 इंक्लूडेड है, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। ऐसे वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होंगे? अगर मैं प्लॉट करूं तो 0 इंक्लूडेड है और ये सारे के सारे जो वेक्टर्स चाहिए जो
रेड लाइन के जिनके कंपोनेंट्स रेड लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। एसेंशियली ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तो इसमें मैं प्रॉपर्टीज चेक करूंगा। वेक्टर सबस्पेस की दो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, क्या अगर दो वेक्टर्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं उस वेक्टर सबस्पेस के अंदर, तो क्या दोनों वेक्टर्स का एडिशन भी उसमें एग्जिस्ट करता है? इस केस में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि हाँ, एडिशन एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वेक्टर्स में। अगर आप ए ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के कंपोनेंट्स इंडिविजुअली पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव एंटिटीज को ऐड करने पे भी पॉजिटिव एंटिटी मिलेगी। मतलब कि पहली प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई हो रही है। और आप दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी बाय द वे कर लेते हैं, ए प्लस बी विल एग्जिस्ट इन स्पेस। ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं कि मैं कोई भी नंबर चूज करता हूं, उसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं अपने उन वेक्टर्स से जो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी स्केलर, तो अगर मैं पॉजिटिव स्केलर चूज करता हूं उस केस में तो वो वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। पर जैसे ही मैं नेगेटिव स्केलर चूज करता हूँ, मान लीजिए मैंने -1 चूज कर लिया, -1 अगर मैं चूज करूं तो सी यू बार क्या हो जाएगा? -x -y, और अभी भी x और y बिलोंग टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। मतलब कि -x और -y क्या हो गया? वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में ले आया, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में ले आया, राइट। मतलब कि इस क्वाड्रेंट में ले आया, और जैसे ही इस क्वाड्रेंट में लाया तो मैं अपने इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वेक्टर से अलग हो गया, राइट। इसलिए क्योंकि इसने दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करी, इसलिए ये एसेंशियली ये वाले सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर सबस्पेस नहीं बना। एक और प्रॉपर्टी जो मैंने एक सब प्रॉपर्टी टाइप की थी कि जीरो वेक्टर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो बाय द वे इसमें फॉलो हो रहा है। ये जीरो वेक्टर को अपने अंदर में समेटे हुए है। पर जो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो एसेंशियली पूरी तरह से फॉलो नहीं हुई। ये सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर सब नहीं बना रहा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमें दिया गया है कि एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसमें बाय द वे ये सेट ऑफ वेक्टर्स R3 में एग्जिस्ट करता है, और उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उसमें z कंपोनेंट हमेशा जीरो है। एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, और z कंपोनेंट एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मतलब एक्स वाई रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और जो z कंपोनेंट है वो जीरो है। एसेंशियली ये क्या है? ये प्लेन है वेयर z इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें पूछा गया है कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर सबस्पेस बना रहे हैं कि नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि दो वेक्टर्स, मान लीजिए एक वेक्टर है a x1 y1, तो और दूसरा वेक्टर है b x2 y2 और 0। x1 y1 और x2 y2 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। क्या a प्लस बी सेम फॉर्म लेगा
इस जेनरिक डेफिनेशन की। अगर वो जेनरिक डेफिनेशन की सेम फॉर्म लेगा, मतलब कि वो इस वाले पर्टिकुलर स्पेस में जो ये सेट ऑफ वेक्टर्स डिनोट कर रहे हैं एग्जिस्ट करेगा। तो ये चेक कर लेते हैं, a प्लस बी क्या मिला, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और 0। अब जैसा कि आप देख सकते हैं x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, अगर x1 x2 y1 y2 रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 भी रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। और ये तो हमारा जीरो कांस्टेंट ही है, मतलब कि ये फॉलो कर रहा है जेनरिक डेफिनेशन ऑफ ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड बाय u, राइट। यहाँ पे u क्या था, एक्स वाई जीरो, और एक्स वाई रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर, ये भी रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, तो जीरो तो हमारा कांस्टेंट है, जबकि पहली डेफिनेशन फॉलो हो गई सब वेक्टर सबस्पेस। अब दूसरी डेफिनेशन अगर मैं देखूं, तो आप वापस से ए वेक्टर लीजिए और एक सी स्केलर लीजिए। सी यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कोई स्केलर है, और ए वेक्टर है x1 y1 और 0। तो सी ए बार क्या होगा, सी x1 और सी y1, ये दोनों एंटिटीज भी रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि सी ए बार फॉलोज जेनरिक डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड बाय यू बार, राइट। यू बार में क्या होना चाहिए था, एक्स वाई रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करने चाहिए, तो यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद तीसरी जो एक तरह से सब प्रॉपर्टी थी कि क्या जीरो वेक्टर में इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं कि जीरो वेक्टर, अगर मैं सी की चॉइस जीरो ले लूं, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, होते ही ये मुझे जीरो वेक्टर दे देगा। तो तीसरी एक सब प्रॉपर्टी जो है वेक्टर सबस्पेस की, वो भी फॉलो हो रही है। एसेंशियली अगर वैसे ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी एनीवेज ही फॉलो हो जाएगी। तो इस केस में मैं कह सकता हूं, कंक्लूजन क्या निकला कि U फॉर्म्स अ वेक्टर सबस्पेस। तो मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हर एक चीज ही वेक्टर सबस्पेस नहीं बन जाती है। मैं पहले एग्जांपल में देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले वेक्टर्स वेक्टर सबस्पेस नहीं बना रहे थे, वेयरएज अगर मैं एक प्लेन लूं जो z, अगर थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में मैं एक प्लेन लूं जहां पे z इज इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में मुझे जो वेक्टर्स मिल रहे हैं उस प्लेन पे एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स, वो वेक्टर सबस्पेस बना रहे हैं। ठीक है, एक मैं अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पे मैं एक्चुअल में आना चाहता हूं, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम टाइप की डेफिनेशन है मेरी यू की, पर इस बार मैं z को 0 नहीं लूंगा, इस बार मैं z को लूंगा
एक्स वाई और 1 या 2 कह लीजिए, जस्ट दैट एक्स वाई इज, अब मुझे देखना है कि क्या U वेक्टर सब स्पेस है। पहली ही थर्ड सब प्रॉपर्टी को अगर आप देखो, जो कि थी कि वेक्टर, इस वेक्टर सबस्पेस में अगर ये वेक्टर सबस्पेस होता है तो जीरो वेक्टर जरूर होना चाहिए। जीरो वेक्टर इस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, आप सबसे पहले वही चेक कर लीजिए। अगर मैं एक्स वाई को जीरो भी रख देता हूं, कीपिंग एक्स वाई जीरो, एक्स वाई को अगर मैं जीरो भी रख दूं, तो उस केस में मुझे एक कोई रैंडम वेक्टर अगर मैं उसको डिफाइन करता हूं ए से, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 2। क्या ये जीरो वेक्टर है? जीरो वेक्टर के अगर वो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में लाई करता है तो जीरो वेक्टर के तीनों कंपोनेंट जीरो होने चाहिए थे। यहाँ पे ये जीरो वेक्टर नहीं है, मतलब कि बाय डेफिनेशन ये वाला वेक्टर स्पेस, ये वाला वेक्टर, ये वाला सेट ऑफ वेक्टर, सॉरी, ये वाला सेट ऑफ वेक्टर्स कभी भी जीरो वेक्टर को अपने अंदर ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है कि z जो है, z एक्सिस पे हमेशा ही 2 रहने वाला है। ओके, इसका मतलब कि ये वेक्टर सबस्पेस नहीं है। बाय द वे ये सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर, आप अगर देखें कि मैं इसी को, मैं सी ए बार को, अगर मैं सी की वैल्यू ले लेता हूं मान लीजिए 3, तो सी ए बार मेरा क्या हो जाता है, और ए, या एक्चुअल में वो बी बार ले लेता हूँ, कहीं कंफ्यूज, कोई रैंडम वेक्टर मैंने बी बार लिया जो कि ये इस सेट ऑफ वेक्टर्स पे लाई करता है, जहाँ पे बी बार है x1 y1, और सी की वैल्यू ली मैंने 3, तो 3x1 3y1 और 3 × 2 हो जाएगा 6, मेरा ये वेक्टर निकल के आएगा। तो क्या सी बी बार ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर्स में हमेशा ही z एक्सिस की वैल्यू 2, वेयरएज मेरे केस में z एक्सिस की वैल्यू 6 हो गई, और 6 होते ही ये जो डेफिनेशन है सेट ऑफ वेक्टर्स की, इससे वो बाहर निकल गया। ऑलराइट, जैसे ये बाहर निकला वैसे ही मैं अपने वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन से भी बाहर निकल गया। पहली प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं, क्या पहली प्रॉपर्टी फॉलो होती है? अगर मान लीजिए आपने इसी में m और n दो वेक्टर्स लिए, जहां पे m है, m क्या है, m को ले लेते हैं x2 y2 और 2, n को ले लेते हैं x3 y3 और 2। अब m प्लस n मेरा क्या निकल के आएगा, x2 + x3 y2 + y3 और 2 + 2 मेरा आ गया 4। अगेन जैसे ये 4 होता है वैसे अगेन मैं अपने ओरिजिनल सेट ऑफ वेक्टर से बाहर निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि इसने तीनों ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करी, ये वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा ये सेट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों एग्जांपल्स को लूं, ये वाला एग्जांपल, ऑलराइट, और मैं ये वाला एग्जांपल लूं, यहां पे एक चीज आप नोटिस करिएगा, एक्चुअल में दो चीज नोटिस करिए। पहली चीज कि ये वाला ओरिजिन से पास हो रहा था क्योंकि इसमें प्लेन है ये, जो जिसमें z = 0 है। ये वाला
प्लेन, ये वाला सेट ऑफ वेक्टर्स जो प्लेन को डिनोट करेगा, ये ओरिजिन से पास नहीं, ये z इज इक्वल्स टू 2 से पास हो रहा था। और ये वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है 3 डायमेंशनल वेक्टर। ऑलराइट, और दूसरी चीज आप ये भी नोटिस करिए कि एक्चुअल में प्लेन की इक्वेशन है ये वाली, और पुरानी ऊपर वाली भी, एक्स वाई 0 वाली और एक्स वाई 2, ये दोनों ही प्लेन्स की इक्वेशन है। तो एक तरह से वेक्टर सबस्पेस कब बना? जब प्लेन था R3 के अंदर, और वो प्लेन दैट इज इक्वल, वो प्लेन ओरिजिन से भी पास करना चाहिए। तो वेक्टर सबस्पेस, एक और अगर मैं लाइन का भी एग्जांपल लूं, तो वेक्टर सबस्पेस एसेंशियली कोई भी लाइन को, कोई भी प्लेन को इनकैप्सुलेट कर लेता है एज लॉन्ग एज ये ओरिजिन से पास हो रहे हो। ये 3 टाइप के अगर मैं प्लेन दूं, यहाँ पे एक्स वाई और जेड रियल नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू उठा सकते, तो ये तीनों टाइप के मेरे सेट्स ऑफ वेक्टर्स वेक्टर सबस्पेस बनाएंगे R3 के अंदर, जबकि इसी तरह से लाइंस भी वेक्टर सबस्पेस बनाएंगी अगर वो ओरिजिन से पास हो रही। लाइन की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और अगर c को मैं 0 रख दूं तो क्या हो जाती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स, और ये ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन। ऑलराइट, मतलब कि अगर R2 में मैं रहता हूं, R2 में कोई भी लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगी, वो मेरी वेक्टर सबस्पेस बनाएगी। तो चेक भी कर लेते हैं एक बार, ये वेक्टर मेरा क्या बनेगा। R2 में ये वेक्टर होगा, x की वैल्यू अगर मैं t ले लूँ, अगर मैं यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन ले लूँ, x को रखूँ मैं t, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? mt, राइट। अब ये लाइन की इक्वेशन है एसेंशियली, और आपको ये चेक करना है कि क्या है वेक्टर सबस्पेस बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्या इस टाइप के वेक्टर्स के दो वेक्टर के एग्जांपल में लूँ, उन दोनों को ऐड कर दूँ, क्या रिजल्टिंग एडेड वेक्टर्स इस सेट ऑफ वेक्टर्स के अंदर लाई करेगा? तो देख सकते हैं, एक बार मैं T1 ले लूँ, एक बार मैं T2 ले लूँ वैल्यू को, तो जो रिजल्टिंग सेट ऑफ वेक्टर्स मिलेगा मुझे, ये Z में ये मिलता है, वो क्या होगा? T1 प्लस T2 और M T1 प्लस T2, राइट। और आप ये तो देख ही सकते हैं T1 प्लस T2 आर के अंदर लाई करेगा, क्योंकि T1 और T2 एसेंशियली भी आर के थे, और M तो लाई करता ही है, तो ये जेनरिक डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। ऑलराइट, अब सिमिलरली मैं इसको किसी C स्केलर C से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? CT और CMT, तो एसेंशियली CT और MTT। अब ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन भी इस डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, क्योंकि टी की जो भी वैल्यू होगी वो आर रियल नंबर लाइन से ली होगी, टी की भी कोई वैल्यू रियल नंबर लाइन से ली होगी, तो सी टी भी रियल नंबर लाइन पे ही लाई करेगा, और ये वाली डेफिनेशन मेरी हो जाएगी, राइट।
इस केस में लाइन की इक्वेशन थी, और लाइन की इक्वेशन इसमें, इस लाइन की इक्वेशन का अनयूजुअल बात ये थी कि ये जीरो से, ये ओरिजिन से पास हो रही थी। उस केस में तो ये वेक्टर सबस्पेस बना रही है, दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर ली। लेकिन अगर यही इक्वेशन होती y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टू, अगर होती है वैल्यू इक्वेशन, तो रिजल्टिंग सेट ऑफ वेक्टर्स क्या मिलता हूँ, p mt प्लस टू। राइट, अब वापस से आप इसमें चेक कर लीजिए, एज अ होमवर्क आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड करूं, मान लीजिए, चलिए मैं खुद ही करके दिखा देता हूँ। T1, एक बार मैं लूँ T1 और एक बार मैं लूँ T2, तो मैंने एक वेक्टर लिया A, एक वेक्टर लिया B, तो पहला वेक्टर होगा मेरा T1, MT1 प्लस टू, दूसरा वेक्टर होगा T2 प्लस टू, A प्लस B हमेशा ही क्या मिलेगा, प्लस T2, और M प्लस T2 प्लस 4। राइट, अब आप ये देखें तो ये जेनरिक डेफिनेशन से हट गया। राइट, इसी तरह से अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूं और T3 लूं इस बार, M T3 प्लस 4 प्लस 2C आ जाता है। 2C जैसे ही आता है वैसे ही ये जेनरिक डेफिनेशन हट जाता है, क्योंकि C की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, राइट, C की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, तो ये इक्वेशन बन जाती है CT3 M, ये कह लीजिए ये बन जाती है CMT3, तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये 0 हो गया, 0,0 हो गया, और एक्चुअल में ये लाइन हमेशा 2 से पास कर रही थी, वेयर ये वाली लाइन 0 से पास कर रही थी। तो ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही ओरिजिन, इसलिए जो लाइन ओरिजिन से पास ना हो रही हो, वो लाइन एसेंशियली वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगी। अब वापस से रिकैप करें तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी। पहला, कि वेक्टर सबस्पेस बनाने के लिए लाइन और प्लेन विच पास थ्रू द ओरिजिन, ये वेक्टर सबस्पेस बना देंगी, पर वेक्टर सबस्पेस तब नहीं बनेगा जब वो ओरिजिन से पास ना कर रही हो। तो उन चीजों को कैसे डिफाइन करें जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं, पर हमें उनको भी किसी तरह से डिफाइन करना हो, वो एसेंशियली मेरी अफाइन सबस्पेस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती हैं। अब अफाइन सबस्पेस पे चल तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाय गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।